तमाम इंसान हजरत आदम के औलाद हैं और तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। किसी गोरे को किसी काले पर और किसी काले को किसी गोरे पर कोई फौकियत नहीं। हम यहाँ किसी की दिल आजारी नहीं करना चाहते, सिर्फ वो तारीख बताना चाहते हैं जो हकीकत के करीब हो, जिनसे किसी को इनकार नहीं। शीदी या मकरानी कौन है? पाकिस्तान में ये अफ्रीकी नस्ल के लोग कब और कैसे आए? अफ्रीकी नस्ल के अफराद जिनको मकामी तौर पर शीदी कहा जाता है, आपको पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के इलाके मकरान में या फिर सूबा सिंध के देही इलाकों में खाल खाल लेकिन कराची के इलाके लियारी में बकसरत नजर आएंगे। अंदरून सिंध रहने वाले शीदी मुकम्मल तौर पर सिंधी रंग में रंग चुके हैं। उनकी जबान, लिबास और रस्म व रिवाज सब मकामी सिंधियों जैसे हैं, अलावा रंग और रूप के। अलबत्ता कराची की कदीम तरीन आबादी लियारी के असल मकीन यही शीदी या मकरानी है, जिनकी जबान और रस्म व रिवाज सिंधियों से कती मुख्तलिफ हैं। उनकी अक्सरियत माही गिरी से वाबस्ता है। फुटबॉल से ये जुनून की हद तक प्यार करते हैं। दूसरी एक खास बात उन शीदियों की ऐन मौके पर इंतहाई बर्जस्तगी से ऐसा जुमला कसना है कि मुकाबिल खा कितना ही काबिल क्यों ना हो बगलें झांकता रह जाता है। अपने अफ्रीकी खदोखाल और सिया रंगत की बना पर ये आम पाकिस्तानियों से बहुत मुख्तलिफ नजर आते हैं, लेकिन ये भी पाकिस्तान के गुलदस्ते का एक फूल है। लियारी में गुज़िश्ता कुछ अरसे से जो मुख्तलिफ गैंग वॉर्स के ग्रुप नमूदार हुए और अपनी बर्बरियत और दहशतगर्दी व जंगजोई की बुनियाद पर आलमगीर शोहरत पाई, इनमें भी अक्सरियत उन्हीं शीदी नस्ल के अफराद की है। उनकी पसमानदगी की सबसे बड़ी वजह तालीम से दूरी है, इसीलिए इनमें गुर्बत बहुत ज्यादा है। ये लोग अपनी बरादरी से अलग नहीं होते और अपने बच्चों को कुछ बड़ा होने पर अपने साथ ही काम पर लगा लेते हैं। लड़ना भड़ना और जारहा मिजाज उनकी फितरत में शामिल है। ये बहरहाल एक अलग बहस है। यहाँ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये अफ्रीकी लोग मौजूदा पाकिस्तान तक कैसे पहुंचे और यहाँ बुदोबाश क्यों इख्तियार की। ये लोग अफ्रीकी अरब नस्ल से अपना ताल्लुक जोड़ते हैं। कुछ लोग उनका ताल्लुक सहाबी रसूल हजरत बिलाल हबशी से भी जोड़ते हैं। ये भी एक दिलचस्प बात है कि लिसानी बुनियाद पर उनको मुख्तलिफ नाम जैसे कि शीदी, सदी या हबशी और मकरानी भी कहा जाता है। हबशी का लफ्ज तो जाहिर है लफ्ज हबशा से निकला है, जो कि आजकल एथोपिया कहलाता है। इस्लाम में सबसे पहली हिजरत हबश की जानिब ही की गई थी और वहां के बादशाह नजाशी ने हजरत जाफर तैयार की तकरीर से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया था। लफ्ज मकरानी से यह गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि उनका ताल्लुक बलोची कौम से है। बलोची और मकरानी दो मुख्तलिफ अक़वाम हैं। ये लोग मकरान में रहते जरूर हैं, लेकिन उनका बलोच कौम से कोई ताल्लुक नहीं। बलोच एक अलग कौम है जिसका एक मुख्तलिफ पस मंजर है। इनकी इस इलाके में आमद के बारे में मुख्तलिफ आरा है। ये ख्याल किया जाता है कि ये लोग अरब हमला आवरों की फौज में सिपाही थे। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की रिसर्चर एमी कैटलिन के मुताबिक ये लोग दरअसल उन अफ्रीकी गुलामों, मल्लाहों और ताजिरों की औलादें हैं जो 12वीं सदी ईस्वी से 19वीं सदी तक अफ्रीका से खलीजी ममालिक समंदर के रास्ते तिजारत करते थे और रफ्ता रफ्ता साबिका मुत्तहिदा हिंदुस्तान में ही रहाइश पजीर हो गए। यही थ्योरी मुझे भी हकीकत से करीब तरीन नजर आती है, क्योंकि उनके मौजूदा समाजी व तहजीबी रवैये इसके अक्कास हैं। एक ख्याल या नजरिया ये भी है कि ओमानी अरब जो कि बलूचिस्तान पर हुकूमत करते थे, वो भी अफ्रीकी गुलामों की खरीद व फरोख्त करते थे। दूसरा नजरिया यह है कि पुर्तगाली उनको अपने साथ गुलाम की हैसियत से लाए और मुत्तहिदा हिंदुस्तान के बासरवत लोगों को फरोख्त कर दिया करते थे। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि हिंदुस्तान में अफ्रीकी नस्ल के गुलामों को रखने का कोई ज्यादा रिवाज न था कि इतनी कसरत से ये गुलाम बे-सगीर में आबाद हो जाते। ये शौक सिर्फ बादशाहों और राजा महाराजों तक ही महदूद था, वरना हिंदुस्तानियों की अक्सरियत तो खुद गुलामों से बदतर जिंदगी गुजारती थी। अलबत्ता कुछ शीदी गुलामों के नसीब ने यावरी की और बाद में बे-सगीर में मुल्क अंबर, मुल्क अंदेल और सदी बदर ने कुछ इलाकों पर हुकूमत भी की।
बहरहाल उन अफ्रीकी नस्ल के लोगों की बेसगीर में आमद की जो भी वजह हो, लेकिन ये बात तय है कि उनकी अक्सरियत एक गुलाम की हैसियत से ही इस सरजमी में दाखिल हुई थी। ये बेचारे शायद कभी भी अफ्रीका ना छोड़ते, लेकिन अरबों, बिलिंदेजियों, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों ने उनको बतौर गुलाम पकड़कर उनसे लदे जहाजों को पूरी दुनिया में फैला दिया। अमरीका में भी बड़ी कसरत से ये अफ्रीकी गुलाम ले जाए गए, जहां बगावत के बाद उनमें से अक्सर फरार होकर करीबी वीरान और बेआबाद जजीरों में पनाह गुज़ीर हो गए। इन जजीरों में क्यूबा, हीटी, वेस्ट इंडीज वगैरह शामिल हैं, जहां आज उन्हीं मफरूर गुलामों की औलाद अफ्रीकी नस्ल के अफराद की अक्सरियत है। पाकिस्तान में दो तरह के शीदी आबाद हैं, अरबी उल नस्ल मकरानी जो बलोची बोलते हैं और जुनूबी बलूचिस्तान में आबाद हैं, और दूसरे अफ्रीकी नस्ल के शीदी जो सिंध में आबाद हैं और सिंधी जबान बोलते हैं, जिनको मकामी तौर पर गोर जावा भी कहा जाता है। सिंध में भी ये कदीम अरसे से आबाद है। होश मोहम्मद शीदी का नाम तो आपने सुना ही होगा। उनके वालिद को बतौर गुलाम सिंध लाया गया था। ये तालपुरों की फौज में थे और अंग्रेजों से जंग के दौरान सर चार्ल्स नेपियर की फौज के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। ये जो आज अब बिलावल जरदारी और पीपल्स पार्टी के दूसरे रहनुमाओं को नारा लगाते सुनते हैं, ये दरअसल होश मोहम्मद शीदी का नारा है, जो सिंध में एक हीरो का दर्जा रखते हैं। अंग्रेजों से जंग के दौरान मरते दम तक उनकी जबान पर एक ही नारा था, मरवेसूं सिंध ना डेसूं, यानी मर जाएंगे लेकिन सिंध नहीं देंगे। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक साहिल मकरान की तकरीबन 1/4 आबादी अफ्रीकियों की औलादों पर मुश्तमिल है, जिनकी तादाद कोई 2.5 लाख बनती है। शीदियों का अपना एक कल्चर और रहन सहन है। बुनियादी तौर पर फुर्तीले, कवि और खेलों में दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं। कराची में लियारी का इलाका उनका गढ़ है, जो आए दिन उनके आपस के झगड़ों और मुख्तलिफ गैंग्स की मुजरिमाना सरगर्मियों की आमाजगाह बना रहता है। शायद तेजी, तुंदी और जारहाना मिजाज उनकी सरिश्त का हिस्सा है। यही वजह है कि ये लोग फुटबॉल, बॉक्सिंग वगैरह में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। तालीम से इनकी दिलचस्पी इंतहाई महदूद है। लियारी में फुटबॉल की मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि फीफा वर्ल्ड कप के दौरान इस इलाके में जराइम का ग्राफ एकदम नीचे गिर जाता है। सालाना शीदी मेला उनका महबूब तरीन फेस्टिवल है, जिसमें उनकी अफ्रीकन सकाफत के रंग खुलकर सामने आते हैं। ये मेला कराची के मुजाफात में मंगू पीर के मकाम पर मुनक़िद किया जाता है, जो कि एक सूफी पीर सुल्तान सखी से मंसूब है। इस 4 रोज़ा मेले की सबसे दिलचस्प बात वो मगरमच्छ हैं, जो मज़ार से मुंसलिक एक तालाब में पाए जाते हैं और शीदियों के अकीदे के मुताबिक पीर बाबा के मुरीद हैं। इनमें सबसे बड़े और उम्र रसीदा मगरमच्छ को मोर साहिब कहा जाता है। इस मेले को इंतहाई जोश व खरोश और जज्बे के साथ मनाया जाता है। अफ्रीकन कांगो ड्रम और ढोल की थाप पर धमाल, डांस, आग पर से कूदना वगैरह उनकी अफ्रीकन तहजीब के मुजाहिर हैं। अगर आप इस दौरान उनके दरमियान हों, तो आप अपने आप को अफ्रीका के किसी दूर दराज कबीले में महसूस करेंगे। इस मेले के दौरान मोर साहिब को हार भी पहनाए जाते हैं और एक तरह से इसकी पूजा भी की जाती है, मगर मुछों को गोश्त और मिठाई खिलाकर मिन्नतें मुरादें भी मांगी जाती है। अफ्रीका के कुछ कबाइल में आज भी मगरमच्छ को पुरस्रार और मावराई कुव्वतों का मालिक समझा जाता है, और हर बालिग होने वाला नौजवान अपने जिस्म पर मगरमच्छ की खाल जैसा डिजाइन खुदवाता है, जो कि इंतहाई दर्दनाक अमल है। इस अमल में पुजारी तेज धार चाकू से नौजवान की कमर पर मगरमच्छ की खाल जैसा डिजाइन बनाता चला जाता है। इस दौरान बेतहाशा खून भी बहता है। इसके बाद जड़ी बूटियों का लेप करके छोड़ दिया जाता है। ये नौजवान तकरीबन नीम मुर्दा हालत में होते हैं और तकरीबन 2 माह बाद चलने फिरने के काबिल होते हैं, लेकिन इनकी पुश्त और बाजुओं के जख्म खुश्क होकर मगरमच्छ की खाल जैसी शबाहत इख्तियार कर चुके होते हैं। यही उनकी मर्दांगी और बहादुरी का सबूत होते हैं। कबीले की कोई लड़की ऐसे नौजवान को मुंह लगाना पसंद नहीं करती जिसकी पुश्त पर मगरमच्छ के निशानात न हो।
مقامی شیدی کلچر اور مذہبی روایات کے مطابق ہر شیدی پر لازم ہے کہ وہ مور صاحب کی خدمت میں بکرے کا سر اور گوشت اور مٹھائی وغیرہ پیش کرے تاکہ پورے سال مور صاحب کی دعائیں اس کے ساتھ رہیں۔ شیدی میلہ اس بات کی گواہی ہے کہ اس سے قطع نظر کہ ان شیدیوں کے آباء و اجداد صدیوں پہلے یہاں وارد ہوئے تھے، لیکن ان کی اولادیں آج بھی ان کی تہذیبی، مذہبی اور روایتی اقدار کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ یہ باقاعدہ اپنے چہروں پر رنگ برنگی لکیریں اور نقش و نگار بنا کر نیم برہنہ سر پر پروں کے تاج سجا کر ہاتھوں میں ڈنڈے تھامے اچھل کود اور رقص کرتے ہیں۔ کراچی میں پیپلز پارٹی کے جلسوں کی رونق بھی یہی شیدی ڈانسر بڑھاتے ہیں۔ ان کے رقص کا ایک خاص انداز ہے جسے پاکستان میں مکرانی یا شیدی ڈانس کہا جاتا ہے۔ کراچی کے ابراہیم ڈاڈا نے اس رقص کی بنیاد پر بین الاقوامی شہرت پائی اور وہ اکثر پی ٹی وی کے مختلف پروگراموں اور گانوں میں پرفارم کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ ابراہیم ڈاڈا کو یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس ڈانس کے دوران ان کی خواتین ایک گیرا بنا کر بالکل ویسی آوازیں منہ سے نکالتی ہیں جیسا کہ اب نیشنل جیوگرافک کی کسی ڈاکومنٹری میں افریقی قبائل کی خواتین کو یہی آواز نکالتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ سمندر سے ان کو عشق ہے، حتیٰ کہ کراچی میں بھی یہ آپ کو ہر جگہ نظر نہیں آئیں گے بلکہ سمندر کے قریب ترین علاقے میں ہی نظر آئیں گے۔ کراچی سے کچھ آگے جا کر بلوچستان کا علاقہ ہب شروع ہو جاتا ہے۔ شاید کسی زمانے میں یہ مکران سے ہجرت کر کے موجودہ لیاری میں بس گئے ہوں۔ ان کو سمندر کے ساتھ ایک قلبی لگاؤ ہے اور یہ کسی صورت اپنا یہ تعلق توڑنا نہیں چاہتے۔